सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जियो के संस्थापक श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब एवं मैना श्री जी महाराज साहब की सोच से पिछले 10 वर्षों में 1000 से ज़्यादा सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स केंद्र और राज्यों में अपनी सेवा दे रहे हैं। गुजरात में जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जियो ग्लोबल इंडियन स्कूल के सहयोग से सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स की नींव ढालने का प्रयास शुरू कर रहे हैं। आप सभी से अपेक्षा करते हैं आप सभी उत्साहपूर्वक इस प्रयास में सम्मिलित होइए, क्योंकि आप ही आने वाले समय में भारत का भविष्य है। मैं संजय संकलेचा आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। नमस्ते गुजरात। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आशा करता हूं कि आपको पिछला लेक्चर पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमें आपके बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक मिले हैं, जिसमें आप लोगों ने कहा कि यह प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। इसी प्रयास की कैटेगरी में मैं इस पहल को करने वाले इंस्टीट्यूट जीआईएस और जियो को हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं। साथ ही में मैं जियो के संस्थापक गुरुजी एवं गुरुणी जी का भी आभार प्रकट करता हूं। साथ ही में दिल्ली से संजय जी संखलेचा और मेहुल जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनके सामूहिक प्रयासों से ये इनिशिएटिव चालू हुआ है। मेरा नाम रजनीश है और मैं यह प्रोग्राम द कोर आईएएस दिल्ली के सौजन्य से कर रहा हूं। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? पुराना याद है आपको? हम लोग लोकतंत्र तक पहुंच गए थे, नोट्स आपने बनाए होंगे। तो हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी? हम पहुंच गए थे लोकतंत्र तक। हम लोगों ने पूरे सिस्टम देखे और लोकतंत्र तक पहुंच गए। आज हम क्या क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे हमारा गुजरात कैसे काम करता है, कैसे वहां गवर्नेंस का सिस्टम चल रहा है। रूपानी जी से हम मिलेंगे। ऐसे ही हमारे राज्यों में कैसे सिस्टम काम करता है। क्या जनता खुद शासन चलाती है या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलता है? डज डेमोक्रेसी इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आज हम अमेरिका भी चलेंगे थोड़ी देर के लिए, कनाडा भी घूमकर आएंगे, ब्रिटेन जिसका इंडियन पॉलिटी पर बहुत ज्यादा रोल है, उन्होंने कई साल हमारा शोषण किया, उनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे राइट्स की, कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी में आया है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, पेन और पेंसिल लेकर बैठिए अपनी नोटबुक और नोट्स बनाते रहिए। आप सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं अपनी क्लासेस में ये चीज पढ़ी है या फिर पढ़ेंगे, और यही चीजें हैं जो आपको आईएएस बनाएंगी। तो तैयार हैं आप लोग? चालू करें। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू वेरी मच। चालू करते हैं और मैं स्लाइड लेता हूं आप लोगों के लिए। चलिए, बहुत शानदार ऑसम लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए मेरे बच्चों, और हम स्लाइड ले लेते हैं।
ये आ गई जी स्लाइड। चालू करते हैं बढ़िया तरीके से। आप लोगों को बस बने रहना है मेरे साथ, बाकी चीजें हो जाएंगी। चलिए, तो सरस्वती माता का अभिनंदन करता हूं। यही ज्ञान की देवी हैं, हम पर इनकी कृपा बनी रहे तो चीजें हमारे जीवन में सुलभ सरल हो जाती हैं। नमस्ते गुजरात, क्योंकि गुजरात के लिए इनिशिएटिव है, आप बच्चों के लिए इनिशिएटिव है, वैसे ये पूरे भारत में जाएगा। तो इस कड़ी में दूसरा लेक्चर बेसिक पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हम डेमोक्रेसी तक पहुंच गए थे। हम लोगों ने क्या देखा था, जरा 5-7 मिनट रिकैप कर लें। पुरानी चीजें कभी मत भूलना बच्चों। आगे दौड़ पीछा छोड़, मेरे मास्टर जी बताया करते थे, कोई फायदा नहीं होगा कि नया पढ़ते जा रहे हो पुराना भूलते जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, याद रख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तभी काम चलेगा। तो चलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फिर दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूं। संसद, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको तो आप जान ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कहानी 5-7 मिनट we will discuss which we have discussed in our previous lecture, then we will proceed further। ठीक है, बढ़ते हैं आपने। तो चलिए आ जाते हैं अपने उसी व्यक्ति, कबीले, परिवार, धर्मतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र पर। याद आ रहा है? ज्यादा दिन नहीं हुए, याद रखना सारी बातें। तो एक व्यक्ति आया, व्यक्ति कहां आया? परिवार में आया। परिवार के जीवन को कौन सा जीवन बोलते हैं मेरे बच्चों? याद करो याद करो, प्राइवेट लाइफ, निजी जीवन। तो निजी जीवन में हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या बनाए? नियम बनाए, नियमों को लागू कराया और दंड और पुरस्कार दिया। तो जो बच्चे नए हैं वो पुराना लेक्चर देख लेंगे, फिर इसको देखेंगे, तभी काम चलेगा। तो हमारे परिवार में क्या बनाए जाते हैं? हमारे परिवार में बनाए जाते हैं नियम, लागू कराते हैं हमारे पिताजी माताजी, और कभी कभी दंड और कभी कभी पुरस्कार। मैंने आपको बताया था, रिजल्ट आया 10वीं का 12वीं का तो स्कूटी या बाइक, और अगर फेल हो गए तो फिर प्राइवेट कोचिंग से पास करवाएंगे, और नो पॉकेट मनी, नो पॉकेट मनी। तो परिवार में भी ये होता है। और स्टेट में हर एक राज्य में 3 बॉडी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, योर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर परफॉर्मिंग दीज 3 फंक्शंस। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिवार में बड़ा आसान है, लेकिन राज्य में, भारत के लिए कौन ये काम करेगा? गुजरात के लिए कौन ये काम करेगा? तो भारत के लिए काम करेगी संसद, हमारी पार्लियामेंट, हमारी कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका। गुजरात में कौन काम करेगा? सोचो सोचो, गुजरात में कौन काम करेगा? गुजरात में कौन काम करेगा? गुजरात में काम करेगी गुजरात की छोटी संसद। वहां पर स्टेट असेंबली होती है, वहां पर स्टेट असेंबली होती है, और हमारे रूपानी जी कार्यपालिका, और वहां के हाई कोर्टों को तो आप जानते ही होंगे। तो वहां पर भी यही स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही निजी जीवन में। लेकिन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सार्वजनिक जीवन में कोई किसी की बात नहीं मान रहा था। सार्वजनिक जीवन यानी घर के बाहर का जीवन, पब्लिक लाइफ, जहां पर कोई किसी की बात नहीं मान रहा था। ये बच्चों का याद आ रहा है, अंकल जी की इन्होंने बात नहीं मानी और लोग नालियों को लेकर, सड़कों को लेकर लड़ने लगे। तो ये समस्या पैदा हुई कि कौन किसका कैसे ध्यान रखेगा। हाउ वी विल मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, हाउ वी विल मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी। और फिर हम लोगों ने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखा था कि कबीले का सिस्टम कैसे आया था। तो कबीले के सिस्टम में कबीले का सरदार और तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी गई।
कि क्या नियम बनाना, नियमों को लागू कराना, दंड और पुरस्कार देना। जी हां, एक समझदार व्यक्ति का चयन हुआ था। कबीले की कहानी आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मुझसे सुनी और पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है जी। तो कबीले का सरदार, तो ये समझदार आदमी जो हम सब लोगों के लिए नियम कायदे कानून बना रहा है, नियम कायदे कानून बना रहा है। एक सेकंड पेन ले लेता हूं मेरे बच्चों। ये आ गया पेन। तो कबीले का सरदार, और ये 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आज भारत में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका परफॉर्म कर रही है, और पहले कबीले का सरदार। और कबीले के सरदार पर ही कहानी नहीं रुकी मेरे बच्चों। आया राजतंत्र, राजा का राज आया। कौन से राजा का राज? मौर्य, गुप्ता, अशोक और हमारे बाहुबली। जिसने बाहुबली पिक्चर देखी है कि जनता जनार्दन के लिए 3 काम। एक लैंड बैंक को जीता और बोला मैं यहां का राजा हूं और यहां की प्रजा मेरी संतान है, और मैं इनके लिए अच्छे अच्छे नियम बनाऊंगा, अच्छे से लागू कराऊंगा और बढ़िया तरीके से दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करूंगा। याद आ रहा होगा आपको कि कैसे बढ़िया बढ़िया काम किए, आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में ये पढ़ा भी होगा। पर सारे राजा तो ऐसे नहीं थे, कुछ राजा निकले औवा। शक्ति कपूर जी की मैं काफी इज्जत करता हूं, लेकिन क्या है, समझाने के लिए बताना पड़ता है। गलत नियम, याद आ रहा होगा कैसे नियम? मैं, मेरा भाई, वंशवाद, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, राजा का लड़का ही राजा बनेगा। चोरी करने के लिए नियम बना दिया कि हाथ काट दिए जाएंगे, लेकिन एक बार इन्हीं का बच्चा चोरी कर कर आ गया तो क्या नियम बनाया? नहीं जी, नियमों को डिस्टॉर्शन कर दिया। तो जब एक ही हाथ में सत्ता तीनों दोगे तो वो करप्ट हो जाएगा। यानी आप कानून बनाने का, कानून को लागू कराने का और दंड और पुरस्कार देने का एक हाथ में कभी मत देना। ये सीख मिलती है राजतंत्र से। जब जरूरत से ज्यादा शक्ति एक हाथ में दोगे तो अपने फेवर के लिए कभी भी शक्ति कपूर बन जाएगा, और लोकतंत्र में भी यही रूल चलता है। इसीलिए वी हैव डिवाइड द एंटायर पावर्स इनटू 3 हैंड्स। औरंगजेब और भल्लाल देव और नेगेटिव कैरेक्टर हैं, और इनकी मदद कौन कर रहा था? धर्म बहुत शानदार चीज होती है मेरे बच्चों। धर्म ही हमको सिखाता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। करुणा, त्याग, प्रेम सब धर्म से ही निकलते हैं। सभी धर्म बहुत अच्छे होते हैं मेरे बच्चों, लेकिन हर धर्म में कुछ इविल्स भी पाए जाते हैं। और शक्ति कपूर जैसे राजाओं ने और कुछ धर्म तंत्र के ठेकेदारों ने गलत व्याख्या की, और धर्म तंत्र भी साथ साथ चलने लगा। और आज भी नजर आता है जहां पर धर्म तंत्र और राजतंत्र ने मिलीजुली व्यवस्था चलाई। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, पर वो कलर आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे इन लेक्चरों में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जब धर्म तंत्र आया तो वर्ण व्यवस्था आई। मोर पंख डालकर आपको चलना पड़ेगा, गांव के बाहर आप रहोगे, ढोल बजाते हुए गांव में आओगे, सर्टेन काम आप करोगे। इनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, इनकी समानता छीन ली गई। अंधविश्वास, कुरीतियां आई मेरे बच्चों। ये कुरीतियां विदेशों में काले और गोरे के भेद से आई। बोला तुम ब्लैक हो, यू आर लोअर रेस, वी आर व्हाइट, हम लोग सुपीरियर रेस हैं, तो तुम खेतों वेतों में काम करो और खाना खाओ। और उनको बहुत कम अधिकार दिए, ना स्वतंत्रता मिली, ना समानता मिली, ना बंधुता मिली, ना भाईचारा मिला। एंड कास्ट वॉज डिवाइडेड ऑन द लाइन्स ऑफ रेस, रिलीजन एंड कैन कास्ट, particularly in India. If you talk about race, the race division we have found it in the Western culture, but when it comes to India, the subjugation, the discrimination was on the line of caste. महिला सती हो रही है, घर के अंदर रहो,
तुम्हारी जीवन की जिम्मेदारी है निजी, घर से बाहर मत निकलना, पढ़ना मत, अगर पति मर जाए तो दूसरा विवाह मत करना, सती हो जाना। और आज भी ये डिवीजन उस काल से हुआ और हमारी महिलाएं, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और रूपानी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लाया, जिससे बहुत सारी महिलाएं आज पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और सारे फिलोसफर और सारे इकोनॉमिक्स यही कहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी जब तक बढ़ाई नहीं जाएगी तब तक किसी देश का विकास नहीं हो सकता। एक महिला को पढ़ाओ तो आप एक नई पीढ़ी को पढ़ा देते हो, क्योंकि वही महिला अपने बच्चों को पढ़ाती है, उनमें संस्कार देती है। और अगर वही महिला आईएएस आईपीएस बन जाए तो पूरे संसार की, पूरे देश की काया पलट कर सकती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी महिलाओं का आह्वान करता हूं कि वो आए, देश की उन्नति में आगे बढ़े, पढ़े लिखें, आईएएस आईपीएस बने और देश की सेवा में भाग लें। तो ये सब्जुगेशन देखा, किसानों से ज्यादा टैक्स लिए जाने लगे और बताया धर्मतंत्र ने जस्टिफाई करना चालू किया। क्या जस्टिफिकेशन दिया कि जो राजा कह रहा है ना ये बात ठीक है, राजा का विद्रोह मत करना, जो भी ये उल्टे सीधे नियम बता रहा है इसको मान लो। तो आपने धारावाहिकों में आज भी आप देखते होंगे कैसा, जरा बताता हूं कैसे, कि हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है, जो राजा जी कहेंगे वो मैं करूंगा, जो हुकुम जो हुकुम जो हुकुम। एक छोटे से लड़के के हाथ बांध रहा है एक बूढ़ा आदमी, क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भर दिया गया है कि ये राजा जो कहे वही सही होता है, ये राजा ईश्वर की प्रतिरूप है और आपको इसकी बात माननी है। और फिर वो जो कुछ भी अच्छा बुरा, महिला, टैक्सेस की बात करे वो सब मानी जाती थी। तो देयर वाज अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। ठीक है जी, इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है तो जरा लाइक कर दो, बताओ, हमको अपना फीडबैक दो कि हाँ सर बात समझ में आती है। तो थियोक्रेसी चल रही थी, फिर विकास हुआ, आदमी ने दोबारा से सोचना चालू किया। रेनेसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आदमी ने ये सोचना चालू किया कि ये धर्म की गलत व्याख्याएं क्यों हो रही। साइंटिफिक टेम्पर जागा और साइंटिफिक टेम्पर जागने के बाद उनको हटाया गया और बोला गया कौन है ये राजा और रानी जिसके हाथ में तीनों शक्ति हैं। अगर तीनों शक्तियां एक हाथ में आपने दे दी तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करेगा। इसीलिए पूरी की पूरी ताकत एक हाथ में नहीं देनी चाहिए। और आपका एक यूपीएससी का ऐसे पूछा गया कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। और आज इसीलिए डेमोक्रेसी को लाया गया, जिसमें बोला कि राजा हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए डेमोक्रेसी, हम अपने ऊपर शासन कर लेंगे। हम जो ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, भाईचारा नहीं मिल रहा है, सती हो रही है, किसानों से ज्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं, शूद्र वर्ण व्यवस्था चल रही है, काले घोरे का भेद चल रही है, हमको ये नहीं चाहिए। और इसके ऊपर वेस्ट में और फिर बाद में भारत में आवाज उठी और आया लोकतंत्र। और इसको आज यहां से हमको अपनी कहानी चालू करनी है कि लोकतंत्र में नया स्ट्रक्चर कैसे आया। किंग के लिए तो बहुत इजी था, किंग ने अपने नियम बना लिए, पूरा का पूरा सिस्टम बना रखा था एंड ही वाज अनचैलेंज्ड अथॉरिटी। लेकिन नया सिस्टम लाना है तो वो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, जनता जनार्दन कैसे चलेगी, ये हमको डिस्कस करना है। आइए अब हम अपनी कहानी को आज चालू करते हैं। ये छोटा सा ब्रीफ रिकैप मैंने उन बच्चों को दिया जो नए जुड़े हैं, प्रीवियस लेक्चर देख लेना और पुराने वाले बच्चों को रिवाइज करा दिया। आइए तो नए सिस्टम की बात करते हैं।
नए सिस्टम की हम बात करेंगे। शक्ति कपूर जैसे राजाओं ने बोला, भैया मैं तो एक आदमी हूं, मेरे लिए तो बहुत इजी है नियम कायदे कानून बनाना, पर आप तो 10 करोड़ 20 करोड़, इंडिया के केस में 35 करोड़ जनता हो, आपस में ही लड़ लड़ के मर जाओगे। कोई कहेगा ये नियम होना चाहिए, कोई कहेगा वो नियम होना चाहिए, कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा वो अच्छा है, तुम नहीं देश चला पाओगे। तो जनता ने कहा हम देश चला लेंगे, हम एक किताब लिख देंगे और उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं इस बुक को सलाम करता हूं कि हमारी 125 करोड़ से ज्यादा आबादी, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियां, लेकिन फिर भी हम लोगों में जुड़ाव है, भारतीयता की बात है। और उस भारतीयता को की सबसे बड़ी वजह है ये किताब, जो इसमें सारे के सारे नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यही है आज हमारे सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ, जो हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक है। वो एक गाना याद आता है, आपने भी स्कूल में पढ़ते होंगे आप, हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप भेष भूषा चाहे अनेक है। तो अनेकता में एकता आई कैसे? हम मराठी भी हैं, गुजराती भी हैं, हरियाणवी भी हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय भी हैं। हमको भारतीय कौन बनाता है? हमको भारतीय बनाती है हमारी ये होली बुक, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसको देखते हैं, संविधान को देखते हैं। संविधान के बारे में मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा, घबराओ मत। लेकिन पहले आपको थोड़ा विदेशी सरजमी पर लेकर चलता हूं, जहां से शुरुआत हुई थी लोकतंत्र की। भारत बहुत लेट लोकतंत्र बना है, लेकिन बहुत शानदार हमारी जर्नी रही है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भारत है और इसने अपनी छाप पूरी दुनिया में छोड़ी है। पर थोड़ा विदेशी यात्रा पर चलते हैं कि लोकतंत्र में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान, ये नए कायदे कानून कैसे बने। तो सबसे पहले हमको कहां चलना होगा? सबसे पहले हमको वहीं चलना होगा जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। आइए कहां चलते हैं लोकतंत्र में? लोकतंत्र में चलते हैं ब्रिटेन। सबसे पहले राजाओं को कहां हटाया गया और कहां लोकतंत्र लाया गया? तो सबसे पहले मेरे बच्चों, ब्रीफ में मैं आपको एक लाइन में बताने का प्रयास करूं तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरवमय क्रांति 1688, सबसे पहले यहां राजाओं को हटाया गया और बताया गया, राजा ने भी सरेंडर कर दिया कि हां जी, कोई विवेकाधीन शक्तियां नहीं होंगी, आप पार्लियामेंट बना लीजिए, आप देश के लिए कानून बनाइए, इलेक्शन कराइए और आप देश को चलाइए। तो सबसे पहला लोकतंत्र कहा जाता है ब्रिटेन को। बड़ी मजाकिया बात है कि अपने यहां लोकतंत्र ले आए 1688 में और भारत आए और भारत को बोला ये सपेरों का देश है। सपेरों, सांप पालने वाले पाए जाते हैं, अंधविश्वासियों का देश है। और हमारे ऊपर खुद बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, और हमारे ऊपर क्या किया? अत्याचार। हमें लोकतंत्र नहीं दिया 1947 पर, और दिया भी तो किन शर्तों पर? बंटवारे पर। बहुत मुश्किल परिस्थिति भारत के सामने आई, पहले सब्जुगेशन पर और फिर 1947 और उस पूरे 40 के दशक में जहां भारत ने बहुत सारे चैलेंज सहे और उसमें जो भारत का आज बहुत कम विकास हो पाया है। भारत ने बहुत शानदार तरक्की की है पिछले 70 सालों में। सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना, सबसे ज्यादा जीडीपी का ग्रोथ रेट लेना, ये भारत ने बहुत छोटी सी जर्नी में करके दिखाया है। भारत आज और भी आ गया होता अगर ब्रिटिशरों ने हम पर रूल ना किया होता
और रूल भी किया होता तो सही समय पर भारत आजाद हो जाता। इसके बारे में आने वाले लेक्चरों में हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सच्चे अर्थों में संविधान बनाकर लोकतंत्र कौन लाया? अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले वो किताब बनी कि सरकारें कैसे काम करेंगी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कैसे आएगी। तो पहली किताब जिस पर देश चलता है वो किताब बनाई, उस किताब को बनाने का श्रेय जाता है अमेरिका। अमेरिका, जी हां, अमेरिका पर भी ब्रिटिशरों का राज था। अलग अलग 50 जमीन के टुकड़े, अलग अलग संस्कृतियां, और ये एक देश के रूप में विकसित हुई जिसको आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट, जिसको आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट। और इन्होंने संविधान सबसे पहले बनाया। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया जिसके अंदर राजा को भगाकर स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्य लाए गए कि हमको भेदभाव नहीं चाहिए, कोई राजा रानी नहीं चाहिए, लोगों के बीच में समानता चाहिए, हर आदमी बराबर है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोग हर काम को करने में स्वतंत्र हैं, कोई भी काम कर सकता है। और इन्हीं मूल्यों पर खड़ा है फ्रांस। भारत ने भी इन मूल्यों को लिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया। और आज एक अच्छी डेमोक्रेसी फ्रांस है। कब लिया जी? 1791। ठीक है। आगे कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने भी अपनी एक किताब बनाई जहां सारे नियम, कायदे, कानून लिख दिए। भारत ने बहुत कुछ कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन से सीखा। तो कनाडाई कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर कनाडा खड़ा है। तो अमेरिका के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि विभिन्न ब्रिटिशरों ने अलग अलग टुकड़े जीत रखे थे और ये टुकड़े संविधान के द्वारा ही एक हुए। और आज विभिन्न संस्कृतियों का मिलावट होने के बावजूद अमेरिका सेट टू बी वन ऑफ द टॉप थ्राइविंग डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड, कि अलग अलग लोग आ गए। ठीक है, हम ये हैं जी ब्रिटिशर्स, यहां भी डेमोक्रेसी चल रही है और भारत की डेमोक्रेसी काफी प्रभावित है इससे। अब आइए भारत पर, और भारत की बात हो और ब्रिटिशरों के अत्याचारों की बात ना हो। पहले भी मैंने आपको बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर क्राउन का रूल आया और इन्होंने हमें डेमोक्रेसी बनने नहीं दिया मेरे बच्चों। लेकिन जब इनको लगा कि अब भारत में रह पाना मुश्किल है और भारत की जनता इनके ऊपर विद्रोह किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, सुभाष, भगत सिंह, कि हमको हमारा राज दो, स्वशासन दो, वी वांट सेल्फ रूल, वी वांट फुल इंडिपेंडेंस लेटर, और भारत को आजाद किया। और भारत को आजाद करने के टाइम इन्होंने भी पूछा, तुम कैसे देश चलाओगे? तुम्हारे यहां तो धर्मों की विविधता काफी है, तुम्हारे यहां तो जनजातीय है, भाषा की विविधता है। अरे पूरे यूरोप के 28-30 से ज्यादा देशों में इतनी विविधता नहीं है जितनी विविधता एक देश में है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तुम कॉमन मिनिमम एग्रीमेंट पर आ ही नहीं जा पाओगे और तुम्हारा देश आगे जाके फिर गुलाम हो जाएगा या टूट जाएगा। और इसकी पूरी इबारत ब्रिटिशर लिख के गए। भारत का जो बंटवारा हुआ है उस बंटवारे में बहुत ज्यादा और बहुत बड़ी भूमिका अंग्रेजों की है। इन्होंने ही हमारी सांस्कृतिक समावेशिता में रंग में भंग डाला, बांटा हम लोगों को। लेकिन भारत सीख गया और 1947 के बाद हमने अपनी विविधता को बहुत संभाल के रखा है। और वी शुड प्राउड आवर सेल्फ कि विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के लोग भारत में रह रहे हैं। और वो क्यों रह पाते हैं उसका कारण है संविधान, सुप्रीम होली बुक। मैं आपको इसके बारे में इन लेंथ बताऊंगा कि ये आज आधुनिक युग में हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ क्यों है
और इसकी पूजा हम सब लोगों को क्यों करनी चाहिए। और जब एक आप आईएएस आईपीएस के रूप में देश की सेवा करेंगे तो आप किसी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा की सेवा नहीं करेंगे, आप सेवा करेंगे भारतीयता की। जो भी भारतीय नागरिक है, इवन जो मानव है, और जितनी भी हमारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, उसके आधार पर ही आपको देश की सेवा करनी है। चलिए, तो जब ये लोग जाने लगे तो इन्होंने बोला तुम 35 करोड़ लोग हो, लड़कर ही आपस में मर जाओगे, कोई डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो भारत ने ये चैलेंज लिया कि हां, हम एक कॉमन मिनिमम एग्रीमेंट बना लेंगे। देखिए बच्चों, यहां एक पॉइंट मैं आपको क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं। क्या कि जब भी कोई देश बनता है तो वहां तरह तरह की संस्कृतियां रहती हैं। अब वो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कैसे वो शासन चलाएंगी, क्या क्या उनको अधिकार होंगे, क्या क्या उनको बातें माननी पड़ेंगी, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे सरकारें चुनी जाएंगी, हाउ द होल शो विल बी रन इन अ डेमोक्रेसी, ये बातें कहीं तो लिखनी पड़ेंगी ना। जैसे एक उदाहरण मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे आप लोग क्रिकेट तो सभी देखते हैं, तो अगर ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह जी ये कहें, टॉस हुआ, विराट कोहली जी की टीम ने टॉस जीता और कहा हमारी बैटिंग आ गई। अब शिखर धवन और केएल राहुल भी पैड कर ही रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा पैड करके पहले ही निकल गए और जाके वहां पिच पर खड़े हो गए कि वी आर ओपनर्स। तो क्या ऐसा ठीक है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक नहीं है सर, जिसका जो रोल है वो करे, और कोई नियम कायदे कानून टीम में बनाए होंगे, वरना अगर कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाएंगे तो ये 11 प्लेयर ही ठीक से नहीं खेल पाते हैं और कियोस्क आ जाएगा, अराजकता की स्थिति आ जाएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब 11 लोग ठीक से एक क्रिकेट का मैच खेल सकें, उसके लिए नियम होते हैं। एक परिवार को उठने, बैठने, बोलने, वेशभूषा के नियम होते हैं, और जिसको सब मानते हैं। तो फिर भारत जब आजाद हुआ, इसकी 35 करोड़ आबादी थी, जिसमें अलग अलग खान पान, अलग अलग बोली, और सब चाहते थे कि हमारे संस्कृति, हमारे चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो कोई ना कोई एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा। तो जनता एक कॉमन मिनिमम एग्रीमेंट बनाती है कि हां, मैं इस भारत देश का नागरिक हूं, तो मैं इसकी बात मानूंगा और इस तरह से व्यवहार करूंगा, इन नियमों का मैं पालन करूंगा, ये अधिकार मुझे मिलने चाहिए इस देश में रहते हुए। उसी अधिकारों को क्या कहा जाता है? उसी अधिकारों को कहा जाता है और उन कर्तव्यों को कहा जाता है जहां पर ये पूरे के पूरे सिनेरियो लिखे जाते हैं, जहां कॉमन मिनिमम एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल होता है, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको डिस्कस करेंगे हम आने वाले टाइम में, घबराइए मत। अब हमने शुरुआत कर दी है, आप बस एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए इस लेक्चर को, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो ब्रिटिशरों ने कहा कि आप एक कॉमन मिनिमम एग्रीमेंट बना लो, तो हमारी संविधान सभा बैठी और संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन काम करके हमको दिया संविधान। ये है जी हमारा संविधान, इसको सशक्त नमन है। इसके अंदर वो सारी मूलभूत चीजें लिखी हुई हैं जिसके आधार पर हमारा लोकतंत्र चल रहा है। तो इसको आप भी सलाम कीजिए, इसको सुनिए, समझ। तो ये है हमारे देश का संविधान, नमन करता हूं मैं इसको। आगे बढ़ते हैं, इसको इन डिटेल, इन लेंथ जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ये संविधान? आइए थोड़ा इसको समझा देता हूं। देखिए,
ये व्यक्ति है और ये है हमारा देश, हमारा भारत। अब ये भारत बना, संविधान सभा ने भारत को बनाया। भारत तो हमेशा से ही था, लेकिन नए लोकतंत्र के रूप में संविधान सभा ने बनाया। तो बनाने से पहले वहां के लोगों की राय लेनी पड़ेगी ना, तो राय ली गई, इनडायरेक्ट ली गई। भारतीय केस में आपको बताऊंगा। तो संविधान क्या होता है? संविधान होता है, जैसे इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ जाता हूं, कि ये सब लोग एक समझौता बनाएं कि हम सब इस देश में रहेंगे, जिसको हम भारत जानते हैं। अब रहेंगे तो मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट के भी नियम बनते हैं एक छोटे से गेम के, तो भारत को चलने चलाने के भी कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो नियम कहां लिखे जाएंगे? उन नियमों की किताब को ही कहते हैं संविधान। द बुक ऑफ सुप्रीम सैक्रोसेंट बेसिक लॉ इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए। तो ये लोगों ने कुछ नियम लिखे, हमारे यहां लोगों के प्रतिनिधियों ने, हमारे देश की संविधान सभा ने नियम लिखे। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रेम दिस लॉ। हमने ही चुना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नेहरू जी को, और इन्होंने हमारे देश चलता रहे, यहां पर हर आदमियों को कुछ मिले और हर आदमियों की कुछ जिम्मेदारी हो। ये कहां लिखा जाएगा? सब चीज, नई चीजें, क्योंकि राजा रानी के सिस्टम में तो उन्होंने सब डिफाइन कर रखा था, पर यहां नया स्ट्रक्चर कैसे चलेगा, क्या इसमें बात होंगी, ये कहां लिखा गया? इस बुनियादी किताब में सब कुछ लिखा गया। क्या क्या लिखा गया? आइए सुनिए, नोट कीजिए, समझिए और एप्रिशिएट कीजिए इस लेक्चर को जो आपको बता रहा है। क्या संविधान में लिखा गया? जनता और भारत के बीच में कैसा संबंध होगा? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट, एंड दिस रिलेशन इज रिटन इन अ डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं संविधान की किताब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या क्या मिलेगा जी आपको? आप भारत में रह रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? तो भारत में आपको रह रहे हो तो हर एक व्यक्ति को मिलेंगे अधिकार। कौन से अधिकार? आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, कुछ बच्चे पढ़ेंगे कि हाँ, कोई आदमी भारत में रहेगा तो उसको मिलेंगे अधिकार, फंडामेंटल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं? अरे भाई, आपको याद आ रहा होगा मेरे बच्चों, रिमेंबर, महिलाओं को घूमने फिरने की आजादी नहीं है। धर्म के आधार पर शक्ति कपूर जैसे राजा दूसरे धर्मों के लोगों को दबाते हैं, काम करने का अधिकार नहीं देते हैं, दास बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी में दोबारा से शक्ति कपूर आ सकते हैं? हाँ भाई, आने वाली सरकारें फिर से दबाने लग गई तो इवन द थ्राइविंग डेमोक्रेसी टर्न इनटू ऑटोक्रेसी। भाई, सरकारों में तो आदमी ही बैठते हैं ना, और आदमी कभी भी भ्रष्ट हो सकते हैं। आप देख रहे हैं हांगकांग में क्या चल रहा है इस समय, रोहिंग्या मुसलमानों का क्या हो रहा है, आप सुनते होंगे न्यूज में, म्यांमार में। तो लोग जब किसी देश के बनाते हैं, और भारत ने ये बोला कि हमको सबको स्वतंत्रता देनी है, समानता देनी है, बंधुता देनी है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, तो हम लोगों को आने वाले टाइम में अधिकार देंगे, और ऐसे अधिकार देंगे कि आने वाली सरकारें भी छीन ना सके। भारत में सबको स्वतंत्रता है, काम करने की स्वतंत्रता है, कोई भी पेशा चुन सकते हैं आप, किसी भी जाति, समुदाय, धर्म के हों, कोई भी पेशा आप चुन सकते हैं। आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं कराएगा, स्लेवरी नहीं आएगी। अगर आप कोई भी धर्म पूजना चाहते हैं तो पूज सकते हैं।
हर एक स्त्री हो, पुरुष हो, कोई से भी लिंग का आदमी हो, सब बराबर हो। तो क्या मिलते हैं संविधान में? हर एक व्यक्ति जो कि उसको दबाया ना जाए, वो इक्वालिटी महसूस करे, स्वतंत्रता महसूस करे, जस्टिस महसूस करे। मैं बार बार इस पॉइंट को दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं इस बात को आप जान लें कि मॉडर्न डेमोक्रेसी मोनार्की से कैसे अलग है, लोकतंत्र राजतंत्र से कैसे अलग होता है। अगर ये बात आप सीख गए तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो क्या आपको मिलेंगे अधिकार। ये अधिकार कहां लिखे जाएंगे? संविधान में। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इन शॉर्ट इतना समझो कि हर आदमी को स्वतंत्रता समानता देने के लिए संविधान में लिखे गए अधिकार। ठीक है, ये संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के रूप में लिखा गया है और हम सबको मिले हैं। ठीक है, फिर हम देश भारत माता से जुड़ रहे हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं क्या? जी हां, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं कि भाई आप घर में रह रहे हो, खाना आपको मिलता है, स्वतंत्रता आपको मिलती है, तो उस घर के प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य हैं। भारत माता के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य लिखे गए। क्या कर्तव्य लिखे गए? भाई राष्ट्रीय ध्वज का स्वागत करना, राष्ट्रीय गान का स्वागत करना, देश की रक्षा करना, देश की एकता अखंडता को बढ़ाए रखना, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, हमारी संस्कृति को बचाए रखना, सार्वजनिक प्रॉपर्टी, आपकी ही तो प्रॉपर्टी है, इसको बचाए रखना। तो जी हां, संविधान में क्या लिखा गया, क्या लिखा जाता है समय समय पर? एक व्यक्ति जब इस देश में रहेगा, चाहे वो किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का हो, उसको क्या अधिकार मिलेंगे और वो इस भारत रूपी घर के लिए क्या क्या करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हमारे संविधान ने ही लिखा, जो राजतंत्र में छीनते थे शक्ति कपूर जैसे लोग, नहीं भैया, मैं डेमोक्रेसी में आपको धार्मिक आजादी हो, काम करने की स्वतंत्रता होगी, आपका शोषण कोई नहीं करेगा, आपको इक्वालिटी से ट्रीट किया जाएगा और आप रह रहे हो तो आपकी ड्यूटीज भी। फिर राज्य के बारे में क्या लिखा जाएगा? राज्य यानी इंडिया, पर इंडिया इज अ इनविजिबल कॉन्सेप्ट। राज्य को चलाती हैं सरकारें। तो सरकारें कैसी होंगी, सरकारें कैसे काम करेंगी, सरकारों के कितने अंग होंगे, ये भी कहां लिखा है? इसी डॉक्यूमेंट में। जी हां, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जैसे क्रिकेट के नियम क्रिकेट की किताब में लिखे रहते हैं, देश चलाने के नियम संविधान में लिखे हैं, वहीं लिखा है विधायिका कैसे काम करेगी, नियम बनाने की संस्था कैसे काम करेगी, धारा 370 हटेगी तो कैसे हटेगी, नए कोरोना के टाइम पर नए कानून लाने पड़ेंगे तो संसद में जाना पड़ेगा, 3 तलाक हटाना पड़ेगा तो संसद में जाना पड़ेगा, ये कैसे जाएंगे, क्या होगा, ये कहां लिखा है? संविधान में। फिर नियमों को लागू कौन कराएगा? तो बताया कार्यपालिका। जो भी नियम संसद में बनेंगे वो लागू कौन कराएगा? आपने सुना है राजस्थान में रूपानी जी और पूरे भारत के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इनके काम भी कहां लिखे गए, कैसे ये काम करेंगे, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये लिखा गया भारत के संविधान। फिर हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका, सरकार के ये 3 अंग होते हैं और ये अंग कैसे काम करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर चलेंगे, ये लिखा जाता है मेरे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में। और वहीं पर व्यक्ति के बारे में भी लिखा जाता है, सरकारों के बारे में भी लिखा जाता है, वहीं लिखा जाता है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई सरकारें चुनी कैसे जाएंगी, सरकार पैसे कैसा खर्चा करेंगी, बजट कैसे आएगा, स्कीमें कैसे आएंगी, ये सब लिखा जाता है। एक एक माइन्यूट चीज कि आने वाली सरकारें तानाशाही ना हो जाएं और मेरे देश का हर एक भारतीय आगे बढ़ता रहे और मेरा देश भी आगे बढ़ता रहे और सारी सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों,
आपस में काम कैसे करेंगी, कैसे उनका चुनाव होगा, कैसे वो भारत का पैसा खर्च करेंगी, और पैसा खर्च करने के बाद किसको वो रिपोर्ट करेंगी, संसद के अंदर बैठेंगे तो कैसे चर्चाएं होंगी, ये सारा का सारा लिखा गया है। तो गवर्नमेंट के संगठन को भी बताते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया को बनाते हैं। ये नहीं कि शक्ति कपूर की तरह कोई भी नियम बना दिया, नहीं। भारतीय संविधान में कोई भी नया कानून बनाना है तो उसको भी लिखा है कि वो कानून कैसे बनेगा, कैसे वो इंप्लीमेंट होगा, इसका बेसिक फ्रेमवर्क भी दिया है। फिर अलग अलग सरकारें चलेंगी तो सरकारें आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी, ये भी दिया है। तो आपको अब तक क्या समझ में आया मेरे बच्चों, कि संविधान वो किताब है जिसके अंदर व्यक्ति और राज्य के संबंधों का विवरण होता है, जहां एक व्यक्ति के अंदर उसको क्या क्या अधिकार मिलेंगे जो पुराने टाइम में नहीं दिए गए थे, और क्या कर्तव्य उसके होंगे वो लिखा जाता है। वहां सरकारें, आने वाली सरकारें कैसे काम करेंगी, विधायिका कैसे काम करेगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, हाउ the laws will be framed in the parliament, in the state legislature, how executive is formed, and what is the limitation of our judiciary, executive and legislature is written. That supreme sacrosanct document is called संविधान। तो ये किताब है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इन डिटेल आने वाले लेक्चरों में मैं इनके बारे में जितना संभव हो सकेगा बताने की कोशिश करूंगा। अब इसमें राज्य के भी कुछ अधिकार लिखे गए हैं क्या? हाँ जी, राज्य मतलब सरकार, उसके क्या अधिकार हैं? उसके अधिकार हैं वो आपसे टैक्स ले सकते, टैक्स देते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूं। रात को 12 बजे आपको स्पीकर नहीं चलाना है। सार्वजनिक संपत्ति को आपने नुकसान किया तो आपसे भरपाई होगी। आपने बगैर चालान के अगर मोटरसाइकिल दौड़ाई तो आएगा पुलिस वाला, ठीक है, और आपका काट देगा चालान, आपका काट देगा चालान। तो उसके ये अधिकार हैं। तो राज्य के अधिकार भी लिखे गए, उसके भी कर्तव्य लिखे गए। हाँ भाई, कि तुम 5 साल के लिए बन रहे हो तो क्या करोगे? लोगों को आगे बढ़ाओगे, लोगों को आगे बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे? एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दिया गया जिसको कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, कि जो सरकारें आएंगी हमारे देश में 35 करोड़ जनता के लिए क्या क्या करेंगी, क्या इनका काम होगा। जैसे अशोक बाहुबली जैसे जनता की कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे, वैसे ही आने वाले सरकारें जो पिछले 70 सालों में भारत में आई हैं वो क्या करेंगी। तो हमारे देश का संविधान ही बताता है कि वो स्कीमें बनाएंगे। कैसी स्कीमें? ये उनका कर्तव्य है कि गरीबी मिटाएं, भुखमरी मिटाएं, लोगों को न्याय दें, लोगों को काम दें। तो हमारे देश में जितनी भी सरकारें हैं वो इस पर काम करती हैं। तो उनका ये दायित्व है कि हम जो टैक्स देते हैं उन टैक्स को लेकर वो हमारे ही कल्याण के लिए काम करें। तो टैक्स लिया जाता है और वो कहां लिखा है कि क्या पूर्ति करनी है। तो एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो सरकारों को ये बताता है इसको पूर्ति करने के लिए काम करना। वो डॉक्यूमेंट है, उसी के आधार पर 70 साल में स्कीमें बनी। गरीबी हटाओ स्कीम बनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। वो कहां लिखा है? लिखा हुआ है कि बालिकाओं का वीकर सेक्शन का विकास करना है। आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, लाया गया कि भाई सबको शिक्षा मिलना चाहिए। यह हमारे डीपीएसपी में लिखा गया। सबको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए मुफ्त वकील दिए जाते हैं। सबको आगे बढ़ाना है, बुढ़ापे के लिए इसीलिए पेंशन देती हैं सरकारें। गुजरात में रूपानी जी देते हैं, केंद्र में हमारी केंद्र की सरकारें देती हैं कि विधवा की पेंशन देना, विकलांग की पेंशन देना। और कोरोना काल है तो इनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज देना, मदद करनी है। हम ब्रिटिशरों की तरह पुलिस स्टेट नहीं होंगे
कि लोगों का शोषण करेंगे और सारा पैसा ले जाएंगे। नहीं, हमारे यहाँ एक आर्टिकल दिया हुआ है, हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की सरकारें आएंगी और सरकारें 5 साल में जो भी स्कीम लॉन्च करेंगी, गरीबों के लिए, कृषि के लिए, आयुष्मान भारत, कोरोना में फ्री मास्क बांटा जाएगा, फ्री रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी कि लोग अपने गंतव्य स्थान पर चलें, मुफ्त में कोरोना का टेस्ट भी अगर संभव होगा तो कराया जाएगा। तो ये कहां लिखा है कि आने वाली सरकारें क्या करेंगी? ये लिखा है मेरे बच्चों राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कि गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है और आने वाली स्कीम आत्मनिर्भर की जो बात हो रही है ये लिखी है डीपीएसपी। तो क्या करता है संविधान, जरा रिकैप करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा क्या करता है संविधान। यहां मैंने आपका बुक से ही ये उठाया है, आप 11th क्लास की बुक में देखेंगे। तो संविधान क्या है? नागरिकों और राज्य के बीच में संबंध बताता है। यही देश की पहली विधि है जब कोई राज्य बनता है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आता है कि हमारे देश की जनता इसको मानेगी, ठीक है। इसी के आधार पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका काम करती है। तो ऑल द गवर्नमेंट, देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। उनके काम क्या है? जनता को क्या देगी सरकारें? मैं इस भारत देश में रहता हूं, यहां मुझको क्या मिलेगा? तो डीपीएसपी के फॉर्म में कि आपके कल्याण की बात होगी वो लिखा जाता है। और अन्य संस्थान, बहुत सारे संस्थान आप देखते होंगे, निर्वाचन आयोग है जो निर्वाचन करता है, बहुत सारे मंत्रालय हैं जो अपने काम करते हैं, शिक्षा मंत्रालय अपना काम करता है, फिर बजट की स्क्रूटनी के लिए संसद है, कैग भारत का महालेखा एवं परीक्षक वो कार्य करता है, फिर बहुत सारे आयोग समय समय पर बनाए गए हैं वो काम करते हैं। तो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी में जहां तक संभव हुआ भारतीय संविधान इतना महान और इतना लंबा है कि इसको कहा जाता है कि इतना लंबा संविधान जो इतनी ग्रेट डिटेलिंग करता हो वो कहीं भी नहीं। ये लोग, आने वाली सरकारें भी स्वतंत्रता, समानता को ना दे सकें, उनका हनन ना कर सके मेरे बच्चों, इसीलिए हम लोगों को देता है अधिकार। तो इन सब चीजों से आपने आज क्या सीखा, जरा एक रिकैप करके मैं बता देता हूं। तो संविधान क्या है? संविधान मूल व सर्वोच्च कानूनों का समूह है। इसमें व्यक्ति और राज्य के संबंधों की व्याख्या की गई है। इट इज अ बेसिक एंड सुप्रीम लॉ इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट इज डिफाइंड। हम लोगों को अधिकार दिए हैं इस बुक ने, हम लोगों को हमारे कर्तव्य इस बुक में डिफाइंड है। सरकारें कैसे चुनी जाएंगी, 5 साल में भारत में इलेक्शन होता है, वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में कैसे काम करेंगी, ये भी इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो फटाफट एक 5 मिनट में एक आपका रिकैप में करा देता हूं, बताता हूं कि आपको क्या क्या समझा। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने सीखा कि 1947 में देश आजाद हुआ। अब देश चलेगा कैसे, उसके लिए हमारी संविधान सभा बैठी, हमारी संविधान सभा बैठी और संविधान सभा ने बोला जो भी ब्रिटिशरों ने अत्याचार किए थे या राजतंत्र में भेदभाव था उसको हमको दूर करना है और हम ऐसा संविधान लिख देंगे कि हमारी विभिन्न जाति, परंपरा, भाषा के लोग यहां पर कॉमन मिनिमम एग्रीमेंट के तहत लिख सके। और उस होली बुक को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वो एक सुप्रीम किताब है जिसके अंदर देश की जनता और राज्य कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, उसकी व्याख्या दी जाती। तो क्या क्या व्याख्या दी गई कि हर एक भारत की 125 करोड़ जनता अगर भारत में रहती है तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेंगे मौलिक अधिकार, उसको मिलेगी स्वतंत्रता, उसको मिलेगी समानता, उसके धर्म को कोई नहीं छेड़ेगा, उसको शोषण कोई नहीं करेगा। अगर शोषण करता है तो आगने वाले लेक्चरों में मैं आपको समझाऊंगा कि न्यायपालिका को उसका गारंटर बना दिया। फिर
भाई देश के साथ रह रहे हो, आपको मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, और भी कई तरह का डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में आपके लिए स्कीमें आएंगी, विधवा पेंशन आएगी, आपकी विकलांगों की पेंशन आएगी, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि आएंगी, राज्य सरकारें और देश की सरकार आपका सामाजिक आर्थिक विकास हो इसके लिए दिन रात लगी रहेगी। यह आपको मिलेगा, आपको अधिकार मिलेंगे, पर आप देश में रहोगे तो आपका भी तो कर्तव्य है। तो आपके कई सारे कर्तव्य हैं जिनको मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है, और भी बहुत सारे कर्तव्य हैं, हम आने वाले क्लासों में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या कि आप भारत में रह रहे हैं तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कीजिए, अपने स्कूल की हिफाजत कीजिए, सड़क की हिफाजत कीजिए, बिजली को बंद करके रखिए। तो कुछ मौलिक कर्तव्यों में लिखा है, कुछ और कर्तव्यों में हमारा, जैसे हमें टैक्स देना चाहिए, भारत की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, तो ये संविधान ने लिखा। और गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट के क्या अधिकार होंगे, आने वाले समय में आतंकवाद के लिए, 3 तलाक के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, धारा 370 को हटाने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे। एक बार संविधान बन गया तो वो कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होंगे, और आने वाली जो सरकारें हैं वो अपना काम सही से कर पाए। तो बहुत सारी सरकारी मशीनरी के रूप में पहली बार जहां व्याख्या की गई उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर व्याख्या की गई कि लेजिस्लेचर का क्या काम होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होगा, हमारी जुडिशरी में कौन लोग आएंगे, कैसे आएंगे, इसके बारे में व्याख्या की गई। आने वाले लेक्चरों में हम लोग देखेंगे इसके बारे में। और तो 2 तरह की सरकारें हमारे यहां पाई जाती हैं, एक सेंटर के लेवल पे जहां पर नरेंद्र मोदी जी, और स्टेट में विभिन्न स्टेटों पर जैसे ममता जी बंगाल में, राजस्थान में रूपाणी जी काम करते हैं। स्कीमों के रूप में आपने सीखा कि किस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए ताकि आने वाली सरकारें काम की। अब आने वाले लेक्चरों में हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान ने कहां से क्या लिया, लोकतंत्र में कितने तरह का लोकतंत्र होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या भारत में कोई ऑर्डिनरी आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर नीचे एक चेहरा देख रहे हैं आप, ये भी बन सकते हैं। आने वाले टाइम में हम अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया इसको देखेंगे, और बहुत सारे बेसिक फंडामेंटलों पर बात करेंगे। बहुत जगह लोकतंत्र है पर लोकतंत्र नहीं है, लोग कहते हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसके कुछ उदाहरण हैं, मैं आपको बताऊंगा कि संविधान होने से, सरकारें होने से ही नहीं होता, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो मुझे ऐसी आशा है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का ये लेक्चर जहां हमने बात की थी कि लोकतंत्र किस तरह से आया और लोकतंत्र आने पर पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से नया चाहिए होता है, और भारत ने नया स्ट्रक्चर किस तरीके से लाया, और बाकी देशों में किस तरह से संविधान काम करता है, और भारत ने किस तरह से संविधान लिखा। सबसे बड़ा रिटर्न डॉक्यूमेंट भारत ने लिखा, और देशों के संविधान से भी मदद ली, और अपनी देश की संस्कृति, सभ्यता और अपने स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों को लेते हुए कई चीजें लिखी, जिसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के काम लिखे गए। सरकारें आपस में तालमेल कैसे बनाएंगी ये भी लिखा, उनका निर्वाचन कैसे होगा, वो हमेशा के लिए नहीं है, वंशवाद नहीं है, 5 साल के लिए है, और जनता उनका हर 5 साल में मूल्यांकन करेंगी, ये भी हम लोगों ने लिखा। और इसी आधार पर पिछले 70 साल से भारतीय डेमोक्रेसी काम कर रही है। समय समय पर सरकारें काम करती हैं, वो करती हैं
वो स्कीम लेकर आती हैं जो भारत की जरूरत है। हम उनको कहते हैं कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमारे लिए काम कीजिए, और वो वही काम करते हैं जो हम उनको कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, इसको समझा। आने वाले लेक्चरों में मैं आपको और इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से आप लेक्चरों को सभी को सुनते रहिए, ध्यान से सभी लेक्चरों का आप आनंद लीजिए। इस पहल का जो जीआईएस द्वारा और जियो के द्वारा चलाई गई है, इसको समझिए, इन लेक्चरों को आगे बढ़ाइए, इन चीजों को आगे बढ़ाइए। आपको आने वाले टाइम में और भी लेक्चर दिए जाएंगे। इस संक्षिप्त से टाइम में जो संभव हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की, और आने वाले समय में भी हम लोग ऐसे आशावान हैं कि आपके लिए ऐसे लेक्चर होते रहेंगे, ऐसे लेक्चर होते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अपना फीडबैक लाइक करके, थम्स अप करके जरूर बताइएगा, और आप किस तरह से आपको इन लेक्चरों से मदद मिल रही है, आप हमको अपना फीडबैक शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में भी आपके लिए ऐसे लेक्चर प्लान होते रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों के लिए इस तरह के लेक्चर प्लान होते रहेंगे। आपको मैं और आने वाले टाइम में समझाऊंगा। तो आप लोगों से आज का लेक्चर मैं ऐसा मानता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप लोगों का पुनः मैं सरस्वती माता का अभिनंदन करता हूं कि मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली आप लोगों को कुछ शेयर करने की, और आप लोगों का भी इस लेक्चर में पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कुछ चीजें आपको आज समझ में आई होंगी। तो हम लोग दोबारा से मिलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आप इसके नोट्स बनाते रहिए, अपनी टेक्स्ट बुकों को ही ध्यान से पढ़ते रहिए। आपको ये कॉन्सेप्ट आपकी टेक्स्ट बुक में भी नजर आ जाएंगे। कोई बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, 6th की 12th की किताबों में ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और यहीं से आप जिन क्लासों में अभी पढ़ रहे हैं यही आधारशिला है आईएएस की। कोई बहुत बड़ी बुकें नहीं पढ़नी पड़ती हैं मेरे बच्चों, ये याद रखना। यही फंडामेंटल चीजें आपको, चाहे आपका पीटी हो, इंटरव्यू हो, या फिर आपका लिखित परीक्षा हो, ये काम आती है। तो जो बुकें आप अपनी 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको ध्यान से पढ़ते रहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह के विषय पूछे जाते हैं, तो इनको ही आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और ध्यान से अपनी इस पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्म ततत् सुखम। तो विद्या से ही आदमी योग्यता प्राप्त करता है। विद्या ही वो गुण है जिसके आधार पर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका जन्म और बताते हैं कि वो चाय उनके पिताजी, उनके परिवार बेचते थे, और उसी विद्या के दम पर एक भारत जैसी डेमोक्रेसी में, जहां जनता ने सम्मान दिया, प्यार दिया, आदर दिया, और वहां पर आज वो भारत की बागडोर सशक्त रूप से संभाले हुए। तो आप भी कल देश का भविष्य बन सकते हैं, आप भी कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सशक्त औजार की जरूरत है। हमको बंदूकों की जरूरत नहीं, हमको विद्या की जरूरत है। और विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्म ततत् सुखम। येषा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्येण रूपेण मृगाचरन्ति। तो ये विद्या ही है जो किसी भी व्यक्ति को देश सेवा हो, परिवार हो, या फिर इंटर पर्सनल स्किल हो, इसमें मदद करती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जीआईएस और जियो की इस पहल का, और साथ में कोर आईएएस का भी, जिसके सौजन्य से ये कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। और आने वाले समय में
आपके लिए और भी कक्षाएं संचालित होंगी, ऐसी मेरी आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज विदा लेता हूं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्ते गुजरात आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। चांद सितारों की तरह आप लोग चमके। थैंक यू वेरी मच। बाय। टेक केयर।